हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल स्टार्ट करेंगे। रिटेल बैंकिंग जो कि आपका तीसरा पेपर होता है सीआईबी में। ये ऑप्शनल होता है फ्रेंड्स। काफ़ी सारे 6 ऑप्शंस होते हैं। रिटेल भी चूज किया सकता है, उसमें से आप रूरल बैंकिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और भी ऑप्शंस हैं जिन्हें चूज किया सकता है। लेकिन रिटेल बैंकिंग थोड़ा सा ईजी पड़ता है, क्योंकि रिटेल बैंकिंग जो आप बैंक में अगर लोन वगैरह देखते हैं अपनी ब्रांच में, तो इससे को रिलेट होता है। बेसिकली 3 चीज़ें रिटेल में ज़्यादा कवरअप होती हैं। एक तो आप जो लोन वगैरह देखते हैं अपनी ब्रांच में, उससे चीज़ें पूछ जाती हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेटेस्ट जो अपना स्कीम्स आई होती हैं उनके बारे में पूछते हैं। और तीसरा पूछते हैं डिजिटल के बारे में, डिजिटल प्रोडक्ट्स या डिजिटल बैंकिंग के बारे में पूछते हैं। तो डिजिटल पर भी हमारे हैंड्स ऑन होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए एटीएम वगैरह के बारे में, है ना, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके बारे में तो आपको आइडिया होगी, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी हम लोग कुछ ना कुछ तरीके से पढ़ते ही रहते हैं, चाहे प्रमोशन के एग्ज़ाम के लिए पढ़ें या कहीं भी। और जो लोन में डील करते हैं, दे आल्सो नो कि रिटेल बैंकिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा आइडिया रहता है, तो इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ये जो पेपर होता है थोड़ा सिंपल होता है। इवन दो इस बार डिजिटल बैंकिंग को स्पेशली ऐड कर दिया है आईआईबीएफ ने इसमें अलग से, और उसकी अलग से बुक आती है फ्रेंड्स आपकी। तो अगर आप चाहें तो उसको परचेज़ कर लीजिए, उसको भी पढ़िए साथ साथ। अगर मुझे टाइम लगेगा तो आई विल ट्राई टू आल्सो कवर इट, लेकिन अभी मुश्किल होगा। मैं पहले रिटेल कवर करने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, रिटेल बैंकिंग का मॉड्यूल ए में कुल 3 चैप्टर हैं फ्रेंड्स आपके। उसमें से पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि रिटेल बैंकिंग होती क्या है। सबसे पहली ज़रूरत तो यही है कि भाई हम रिटेल बैंकिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो रिटेल बैंकिंग क्या होती है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे फ्रेंड्स रिटेल बैंकिंग क्या होती है, रिटेल बैंकिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं, और कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, बाधाएं हैं जिन्हें रिटेल बैंकिंग फेस करती है। ठीक है फ्रेंड, तो शुरुआत करेंगे फ्रेंड। देखिए, तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपको अगर मान लीजिए 2 केजी चीनी खरीदनी है, ठीक है, और आपको 200 केजी चीनी खरीदनी है मान लीजिए। तो 2 किलो चीनी खरीदने के लिए आप कभी भी होलसेल स्टोर पर नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे फिर आप जाएंगे रिटेल स्टोर पर। कहाँ जाते हैं हम? रिटेल स्टोर पर जाते हैं। मतलब कहने का कि जब हमें छोटी नीड हो, बहुत कम चीज़ें चाहिए हों, तो उसे हम रिटेल में जा कर के अपना परचेज करते हैं। जब हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी चीज़ की परचेजिंग करनी हो, तो हम उसे होलसेल में परचेज करते हैं। समझ रहे हैं? तो जैसे जो कस्टमर होगा, मान लीजिए हम कस्टमर हैं, तो हमको क्या ज़रूरत होती है? 2 केजी चीनी ले ली, 250 ग्राम चाय की पत्ती वगैरह ले ली, है ना। या फिर जैसे आप वेजिटेबल परचेज करने जाएंगे, तो कितना वेजिटेबल, 4 केजी 5 केजी ओनियन परचेज कर लेंगे, कितना परचेज करेंगे ना। लेकिन उसी जगह पर, तो ये जो आप परचेजिंग इस समय कर रहे हैं, ये आप रिटेल का पूरा काम कर रहे हैं करंट टाइम पे। मैं समझा रहा हूँ रिटेल क्या होता है, समझिए इसको। ठीक है। अब इसी जगह पर जिस दुकानदार के पास आप गए, जिस शॉपकीपर के पास आप गए, आपने कहा कि मुझे 4 किलो प्याज दे दीजिए, ओनियन दे दीजिए, तो उसके पास सिर्फ 4 किलो प्याज नहीं होगी। उसके पास हो सकता है कि उसके पास में 200 किलो प्याज हो, या हो सकता है उसके पास में 500 किलो प्याज हो, है ना। इसी तरीके से जहाँ पर आप चीनी वगैरह परचेज करने के लिए गए, जहाँ पर आपने 2 किलो चीनी खरीदी है, तो उसका 2 किलो चीनी नहीं होगी। हो सकता है उसके में 3 कुंटल 4 कुंटल चीनी हो, है ना। तो जो इसने खरीदारी की है, 3 कुंटल चीनी खरीदी, या 5 कुंटल जो है ओनियन परचेज करके लाया, तो इसने जो खरीदारी की है, इस दुकानदार ने, इसने होलसेल परचेजिंग की है। कौन सी परचेजिंग की है फ्रेंड्स? होलसेल परचेजिंग करी हुई है। मतलब वो होलसेल खरीदने गया है। इसको जिसने बेचा होगा वो इससे भी बड़ा जो है होलसेल विक्रेता होगा। मतलब ये 3 कुंटल जहाँ से खरीद कर लाया है, हो सकता है उसके बाद में 300 कुंटल ओनियन हो। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर? ठीक है। तो जो ये जो छोटा सा सेगमेंट है, जो आम आदमी होता है, या मास जो होती है हमारी, जो ज़्यादातर भीड़ है, या फिर जो कस्टमर है, कस्टमर बेस है, वो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल क्या परचेजिंग करता है? ज़्यादातर रिटेल में परचेजिंग करता है। ठीक है। तो ये बेसिक फंडा होता है रिटेल वर्सेस होलसेल का। ठीक है। तो रिटेल ये हो गया। अब जब बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में इसी को आप उतारेंगे, तो अगर कोई 4000 करोड़ का लोन ले रहा है, तो ये रिटेल लोन नहीं है। रिटेल लोन बिल्कुल नहीं है। रिटेल लोन क्या होता है? जैसे आपने किसी से 50 लाख का लोन ले लिया, किसी बैंक से 50 लाख का हाउसिंग लोन ले लिया, कार लोन ले लिया, है ना, या फिर जो है एजुकेशन लोन ले लिया। तो इस तरीके के जो छोटे मोटे आप लोन लेते रहते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर जो लोन लेता है, या फिर हम जो करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, या सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं इंडिविजुअल लेवल पर,
तो ये अपना जो है आप एक तरीके से रिटेल बैंकिंग कर रहे होते हैं वहाँ पर। ये सारे जो काम हमने किए ये सारे रिटेल बैंकिंग यहाँ पर हो रही है, कारपोरेट बैंकिंग या होलसेल बैंकिंग नहीं हो रही है। तो रिटेल बैंकिंग रेफर टू प्रोविजन ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर टू इंडिविजुअल कस्टमर टिपिकली फॉर नॉन एंटरप्रेन्योरल पर्पज। ठीक है, तो रिटेल बैंकिंग किसे क्या होती है हम बहुत बार जानेंगे, रिटेल बैंकिंग की अलग अलग डेफिनेशन भी देखेंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। तो रिटेल बैंकिंग का मतलब होता है बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑफर किया जाता है किसको, इंडिविजुअल कस्टमर को ऑफर किया जाता है, और ये नॉन एंटरप्रेन्योर पर्पज के लिए दिया जाता है। मतलब कहने का नॉन एंटरप्रेन्योर का मतलब एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो इस चीज़ को कहीं और बिजनेस में लगाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं ना, बिजनेस करते हैं। तो ये नॉन एंटरप्रेन्योर पर्पज, जैसे आपने हाउसिंग लोन लिया 50 लाख रुपए का, तो अब ये आपका कमर्शियल पर्पज से नहीं लिया, आपने अपने लिए घर बनवाया हुआ है इससे 50 लाख लेकर के। ऐसा नहीं कि इस 50 लाख का घर बनवा करके फर्दर बेचने की कोशिश है, नॉर्मली नहीं होती है, लोग बेचते भी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली नहीं होती है। अब एंटरप्रेन्योरियल तब कहते जब किसी ने 500 करोड़ का लोन लिया और 12-14 घर बनवाए और उनको फिर बेचने की कोशिश की, तो वो एंटरप्रेन्योरियल पर्पज हो गया एक तरीके से ना। तो रिटेल बैंकिंग का मतलब होता है ऐसे बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करना इंडिविजुअल कस्टमर को जो कि नॉन एंटरप्रेन्योरियल पर्पज के लिए हों। ठीक है, अब इसमें ये बात कर रहे हैं कि लाइबिलिटी साइड में भी और एसेट साइड में दोनों तरफ में ही रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट ऑफर करता है। लाइबिलिटी साइड, बैंक के लिए लाइबिलिटी क्या होती है, जो हम कस्टमर से पैसे लेते हैं, जो करंट अकाउंट में पैसा होता है, जो सेविंग अकाउंट में पैसा होता है, जो आपका एफडी वगैरह होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सारे जो है बैंक की लाइबिलिटी होती है। तो ऑन द लाइबिलिटी साइड बैंक हैज़ जनरली बीन रिटेल। तो ये कहना चाहते हैं कि जो रिटेल साइड में अगर हम देखें तो बैंक जनरली रिटेल होता है। कहने मतलब ये हुआ कि बैंक्स आर रेजिंग रिसोर्सेज जनरली फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ रिटेल डिपॉजिटर। तो बैंक जो पैसा इकट्ठा करता है, एक तरीके से रिसोर्सेज इकट्ठा करता है, वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रिटेल डिपॉजिटर होते हैं, इंडिविजुअल डिपॉजिटर होते हैं। किसी के खाते में 50,000 रुपये पड़े हैं, किसी के खाते में 2,000 रुपये पड़े हैं, किसी के खाते में 500 रुपये, 50 रुपये, ऐसे करके बहुत सारे 10 करोड़ कस्टमर हैं ऐसे इंडिविजुअल कस्टमर, जो रिटेल कस्टमर हैं, आपके रिटेल डिपॉजिटर हैं, उन्हीं के जरिए जो है बैंक रिसोर्सेस अरेंज करता है, मतलब फंड अरेंज करता है। तो लाइबिलिटी साइड में भी बैंक रिटेल होता है। आई होप ये क्लियर हो गया कि लाइबिलिटी साइड में बैंक रिटेल क्यों होता है, क्योंकि जो पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब फंड इकट्ठा कर रहे हैं, वो रिटेल डिपॉजिटर के जरिए ही आ रहा है, और रिटेल डिपॉजिटर बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं फ्रेंड्स। ओके, एसेट साइड में भी ऐसा ही है, एसेट साइड में भी डिफरेंस नहीं है। एसेट साइड का क्या मतलब हो गया, जब आप कस्टमर को लोन दे रहे हैं तो ज़्यादातर लोन जो है एक मास गैदरिंग को ही दिया जाता है। दस ऑन द होल रिटेल बैंकिंग इन्वॉल्व्स ऑफरिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो अगर हम देखें तो बैंक क्या कर रहा है कि रिटेल बैंकिंग जो है क्या इन्वॉल्व कर रही है, रिटेल बैंकिंग में हम बैलेंस शीट के बोथ साइड यानी एसेट साइड में भी और लाइबिलिटी साइड में, दोनों साइड में प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। जिसके एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, है ना, ये सारे आपके किस तरफ हो जाएंगे फ्रेंड्स, लाइबिलिटी साइड में हो जाएंगे। ऑन द लाइबिलिटी साइड मॉर्गेज लोन, जैसे आपके पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, ऑटोमोबाइल लोन, एजुकेशन लोन, ये सारे एसेट साइड के रिटेल के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि रिटेल बैंकिंग में अगर हम लाइबिलिटी साइड में देखें तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये सारे आपके लाइबिलिटी साइड में आते हैं। और जो लोन होते हैं फ्रेंड्स, मॉर्गेज और लोन जो होते हैं, जैसे पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, ऑटोमोबाइल लोन, एजुकेशन लोन, ये सारे एसेट साइड रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट होते हैं। एडिशनली, इसके अलावा सिर्फ यहीं पर ही बात नहीं रुकती है, इसके अलावा रिटेल बैंकिंग आल्सो इन्वॉल्व्स ऑफरिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड। देखिए, रिटेल बैंकिंग के तहत ही हम कस्टमर को क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं, डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं, डिपॉजिटरी सर्विसेज भी देते हैं। डिपॉजिटरी सर्विसेज क्या होती है फ्रेंड्स, आपका जो डीमैट अकाउंट वगैरह खुलता है ना, जब शेयर वगैरह परचेज करना होता है किसी कस्टमर को, तो उसके बाद डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तो उस समय डिपॉजिटरी सर्विस ऑफर की जाती है। प्लस पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स भी एंड सर्विसेज भी ऑफर किए जाते हैं बैंक द्वारा। रिटेल बैंकिंग में ही हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिपॉजिटरी सर्विसेज, साथ साथ पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट वो होते हैं, या पैरा बैंकिंग क्या होती है, जब हम बैंकिंग के साथ साथ कुछ एडिशनल जो है सर्विसेज भी कस्टमर को ऑफर कर रहे हों, जैसे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल ये होगा कि हम इंश्योरेंस भी ऑफर करते हैं कस्टमर को, तो वही पैरा बैंकिंग कहलाती है। तो पैरा बैंकिंग क्या होती है, जब बैंकिंग के अलावा, फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा हम कुछ और भी एडिशनल सर्विसेज अपनी ब्रांचों के जरिए देने की कोशिश करते हैं, तो उसे फ्रेंड्स पैरा बैंकिंग कहते हैं। जैसे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट ऑफर कर दें, या कैपिटल मार्केट के प्रोडक्ट किसी इंडिविजुअल कस्टमर को हम अवेलेबल करवाते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है फ्रेंड्स, पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट कहलाता है।
तो अगर आप देखो यहाँ तक, तो हमने रिटेल बैंकिंग में क्या बात की, हमने देखा कि रिटेल बैंकिंग में हम बैलेंस शीट के बोथ साइड में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, जिसमें से करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आपका लाइबिलिटी साइड की बात हो गई। उसके बाद में जो लोन्स होते हैं, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, ये सारे एसेट साइड के हो गए। देखिए ये सब रिटेल लेवल के हैं। देखिए पर्सनल लोन कोई पर्सनल व्यक्ति लेगा, हाउसिंग लोन एक आदमी ले रहा है, ऑटोमोबाइल लोन एक कार खरीदने के लिए, एजुकेशनल लोन आप अपने लिए लेते हैं। तो मतलब यहाँ पर एक इंडिविजुअल लेवल पर ही हम ऑफर करें। ऐसा नहीं है कि हम 100 एजुकेशनल लोन ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो वही चीज़ है, इसलिए रिटेल बैंकिंग की ही तो इतने सारे प्रोडक्ट तो ऑफर किए, साथ ही साथ में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिपॉजिटरी सर्विसेज और पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट। पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट मैंने बताया कि वो प्रोडक्ट जो मतलब जैसे बैंकिंग सर्विसेज के अलावा जो आप एडिशनली ऑफर करते हैं अपने कस्टमर को, तो वो आपका पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज कहलाता है। जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करना, कैपिटल मार्केट के प्रोडक्ट ऑफर करना, तो ये सब हो जाता है। तो अगर हम देखें तो टिपिकली जो रिटेल बैंकिंग होती है फ्रेंड्स, वो टारगेट क्लाइंट के साथ, क्लाइंटेल में या क्लाइंट के साथ स्टार्ट होती है, विच इज़ कॉमन मासेस। ठीक है, तो रिटेल बैंकिंग जो है वो एक टारगेट उसका क्लाइंट होता है, और वो कौन होता है, कॉमन मासेस होते हैं। मतलब ज़्यादातर ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अगर हमारे देश में 120 करोड़ की आबादी है, तो हो सकता है इसमें से 10% लोग होंगे जो कि हाई क्लास में आते होंगे, बाकी मास कॉमन मास में ही आते हैं, मतलब आम आदमी जिसे कहते हैं, है ना। तो इनका जो रिटेल बैंकिंग का जो टारगेट क्लाइंट होता है वो कौन होता है, कॉमन मास या आम आदमी होता है। एंड इट्स स्लोली ग्रेजुएट थ्रू द ए स्टेज, और धीरे धीरे मतलब पहले हम क्या करते हैं कि एक कॉमन मास को गैदर करते हैं, मतलब सभी को अपने प्रोडक्ट ऑफर करते हैं रिटेल बैंकिंग के तहत, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है, स्टेजेस में इसका डेवलपमेंट होता है, और आगे चल करके इसे हम क्लास रिटेल बैंकिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। समझिए, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, आगे क्लियर हो जाएगा। तो मतलब पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने कॉमन मैन को पकड़ा, आम आदमी को पकड़ा हुआ है, सारे प्रोडक्ट अपने ऑफर किए, लेकिन धीरे धीरे जब हमारी रिटेल बैंकिंग स्ट्रांग हो जाती है, हमारा कस्टमर बेस अच्छा हो जाता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को पकड़ते हैं, है ना, जिनके मतलब पैसे, इन्हीं में से आम आदमी में भी कुछ ज़्यादा कमाई वाले लोग होते हैं, उनको जब हम सर्विस ऑफर करते हैं फ्रेंड, तो उसे ही क्लास रिटेल बैंकिंग कहते हैं। द मास रिटेल बैंकिंग इज द स्टेज इन विच द बैंक प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मास कस्टमर। ठीक है, तो मास रिटेल बैंकिंग एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बैंक क्या करता है, स्टैंडर्डाइज बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करता है मास कस्टमर को, यानी आम आदमी को, ज़्यादातर लोगों को जो ऑफर किया जा रहा है वो मास रिटेल बैंकिंग कहलाती है। यानी कि अगर हम मास कस्टमर को बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करें तो हम मास रिटेल बैंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, इन दिस फेज, अब इस फेज में बैंक क्या करता है, इस फेज में बैंक अटेम्प्ट टू बिल्ड अ सफिशिएंट ब्रॉड कस्टमर बेस। इसमें बैंक क्या करता है कि अपना कस्टमर बेस बड़ा से बड़ा बनाने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को पहुंचने की कोशिश करता है, व्हिच कैन सर्व एज ए स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर, अगर 10 करोड़ कस्टमर हैं और हर कोई 10 रुपये भी जमा करेगा तो 100 करोड़ रुपये हमारे पास जमा हो जाएंगे। तो स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग बनाने की ऐसी कोशिश करता है बैंक, कब, मास रिटेल बैंकिंग में। अब आता है क्लास रिटेल बैंकिंग क्या होती है। तो क्लास रिटेल बैंकिंग में क्या करते हैं, हम स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड लोगों को ऑफर करने लगते हैं। बस अभी भी हम मास में से ही कुछ लोगों को, विशेष लोगों को चुनते हैं जिनकी तनख्वाह या इनकम या सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड, क्लास रिटेल बैंकिंग ऑन द अदर हैंड इज स्टेज इन विच बैंक ऑफर कस्टमाइज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टारगेटेड एज, नीचे स्पेशलाइज्ड कस्टमर सेगमेंट, है ना, दैट इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो जब हम बैंकिंग सर्विसेज सभी को ऑफर कर रहे थे, कॉमन मतलब मास कस्टमर को ऑफर कर रहे थे, तो मास रिटेल बैंकिंग थी। अब उसी जो भीड़ है उसमें से जिनकी इनकम ज़्यादा है, मान लीजिए 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा एक महीने में अगर कोई कमा रहा है, तो उस तरीके के कस्टमर को जब हम अपने कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करते हैं, है ना, स्पेशलाइज्ड कस्टमर सेगमेंट को ऑफर करते हैं, तो उसे क्लास रिटेल बैंकिंग कहते हैं। मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए एक अलग क्लास के लोग हैं, बोलते नहीं कि इनका अलग क्लास है, मतलब इनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जब रिटेल बैंकिंग ऑफर की जाती है तो वो उसे क्लास रिटेल बैंकिंग कहते हैं। अब इनको जो हम प्रोडक्ट ऑफर करते हैं वो भी हम कस्टमाइज टाइप के ही ऑफर करते हैं। हो सकता है जो आप मास रिटेल बैंकिंग में जो डेबिट कार्ड दे रहे हों, मास रिटेल बैंकिंग में जब आप डेबिट कार्ड देंगे तो हो सकता है उस पर 2 लाख का इंश्योरेंस आप ऑफर कर रहे हो, लेकिन जब आप क्लास रिटेल बैंकिंग में जाते हैं तो हो सकता है उसी डेबिट कार्ड पर आपने क्लास के मतलब हाई मतलब अर्निंग जो कस्टमर हैं उनको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस ऑफर कर, मतलब कस्टमाइजेशन कर दिया, सर्विसेज को बहुत अच्छा करने की कोशिश की गई है यहाँ पर एक क्लास को अट्रैक्ट करने के लिए। उसका एक एग्जांपल, क्लास रिटेल बैंकिंग का एग्जांपल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते
हैं, ठीक है। तो रिटेल बैंकिंग फोकस ऑन ए नीचे कस्टमर सेगमेंट आल्सो बी टर्म एज प्राइवेट बैंकिंग। अब जिस समय हम क्लास रिटेल बैंकिंग ऑफर कर रहे हैं, जिनकी कमाई अच्छी है, जो विशेष स्पेशलाइज्ड कस्टमर हैं हमारे, जब हम उनको अपनी रिटेल बैंकिंग ऑफर कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसे प्राइवेट बैंकिंग भी कहते हैं। प्राइवेट बैंकिंग मतलब ऐसे होता नहीं कि मतलब हम स्पेशली आपका काम कर रहे हैं ना, तो प्राइवेट बैंकिंग मतलब कहने के जैसे अब अगर कोई एक कस्टमर आता है या 100 कस्टमर आते हैं मान लीजिए आपकी ब्रांच में, आप उनको नॉर्मली डील करते हैं। लेकिन अगर कोई जिसकी मान लीजिए एफडी जो है 50 करोड़ रुपए की हो, तो अगर वो 50 करोड़ की एफडी वाला कस्टमर आता है तो हम उसको क्या करते हैं, स्पेशलाइज सर्विस देने लगते हैं। उसी ब्रांच में ही उन 100 कस्टमर में उस एक कस्टमर को हम अलग ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो एक तरीके से हमने उसको प्राइवेट बैंकिंग ऑफर कर दी। देखिए यहाँ पर हमने उसको एक प्राइवेट बैंकिंग की फील दे दी वहाँ पर। तो रिटेल बैंकिंग फोकस सोनली एंड नीचे कस्टमर टर्म एज प्राइवेट बैंकिंग। तो अगर हम विशेष कस्टमर पर ही, कस्टमर सेगमेंट पर अगर हम फोकस करके रिटेल बैंकिंग को चलाते हैं तो उसे प्राइवेट बैंकिंग भी कह सकते हैं। इसे हम क्लास रिटेल बैंकिंग भी कह सकते हैं। तो आई होप अब आपको मास रिटेल बैंकिंग में और क्लास मतलब आम आदमी को जो प्रोडक्ट ऑफर किया रिटेल बैंकिंग का, तो आपका मास रिटेल बैंकिंग हो गई। इनमें से जो ज़्यादा अर्निंग वाले थे, 2 लोग, अगर मान लीजिए 2 लोग ज़्यादा अर्निंग वाले थे, उनको जो प्रोडक्ट कस्टमाइज ऑफर किया तो वो क्लास रिटेल बैंकिंग हो गई। और जब ये कस्टमर हमारे पास में आते हैं क्लास रिटेल बैंकिंग वाले, इनको जब हम बैंकिंग ऑफर करें तो एक तरीके से उन्हें हम कह सकते हैं कि हम उन्हें प्राइवेट बैंकिंग भी ऑफर कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि मतलब रिटेल बैंकिंग कहाँ पर स्टैंड करता है बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो देखिए ये आपकी बैंकिंग है, उसके बाद में यहाँ पर इंडिविजुअल होते हैं और फर्म्स होती हैं, ठीक है। तो बैंकिंग में 2 तरीके के कस्टमर होते हैं, एक तो इंडिविजुअल कस्टमर होता है, एक फर्म कस्टमर होते हैं। फर्म में होलसेल ऑफर हो सकता है या एमएसएमई फर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। तो फर्म में होलसेल हो सकती हैं या एमएसएमई फर्म हो सकती हैं। इंडिविजुअल लेवल पर आपका 2 सेगमेंट बनता है, एक रिटेल वाले और एक एंटरप्रेन्योर वाले होते हैं। यहाँ पर देखिए, तो बैंकिंग में अगर हम देखें तो बैंकिंग में इंडिविजुअल जो होता है, इंडिविजुअल ही 2 पार्ट में रिटेल और एंटरप्रेन्योर में बदलता है। जो बैंकिंग होती है वो आपका इंडिविजुअल और फर्म में डिवाइड की जाती है, यानी हम इंडिविजुअल कस्टमर को बैंकिंग ऑफर करते हैं या किसी फर्म को ऑफर करते हैं। जब हम फर्म को ऑफर करते हैं तो वो फर्म फर्दर होलसेल फर्म हो सकती है या एमएसएमई वाली फर्म हो सकती है। जब हम इंडिविजुअल को जो है बैंकिंग ऑफर कर रहे हैं तो उसे हम रिटेल बैंकिंग भी ऑफर कर सकते हैं या एंटरप्रेन्योर वाली बैंकिंग भी ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो रिटेल बैंकिंग है वो फर्दर मास रिटेल बैंकिंग में और क्लास रिटेल बैंकिंग या प्राइवेट बैंकिंग में कन्वर्ट होती है। क्लियर हो गया। रिटेल बैंकिंग को हमने समझ लिया, मास रिटेल बैंकिंग जब सबको ऑफर कर रहे हैं, क्लास रिटेल बैंकिंग जब स्पेशलाइज्ड कस्टमर को हम कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं, जैसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का मतलब होता है जिसकी मतलब जिसके पास में पैसा ज़्यादा है, नेटवर्थ उसकी ज़्यादा है, ठीक है। इसे ही प्राइवेट बैंकिंग भी कहते हैं। जो आपके इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरल पर्पज से लोन लेते हैं वो आपके एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हो सकते हैं या एमएसएमई में, इंडिविजुअल पर्सन अगर कोई एमएसएमई चला रहा है तो वो भी इसमें आते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री में रिटेल कहाँ पर आता है ये हमने समझ लिया। बैंकिंग में कस्टमर 2 तरीके के, इंडिविजुअल हो सकती है या कोई फर्म हो सकती है। इंडिविजुअल में आपका रिटेल या एंटरप्रेन्योर वाले हो सकते हैं। रिटेल भी आपका मास रिटेल बैंकिंग और क्लास रिटेल बैंकिंग या प्राइवेट बैंकिंग में भी फर्दर डिवाइड होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो इतनी बातें हमने बेसिक समझ ली हैं फ्रेंड्स। अभी तक केवल रिटेल बैंकिंग क्या होती है उसका बेसिक फंडा समझा हुआ है। अब हम डिफरेंट डेफिनेशंस देखेंगे कि व्हाट इज रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग क्या होती है, इसकी अब हम एक्चुअल डेफिनेशन पर बात करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो रिटेल बैंकिंग इज ए बैंकिंग सर्विसेज दैट इज गियर्ड प्राइमरली टुवर्ड्स इंडिविजुअल कस्टमर। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि रिटेल बैंकिंग इंडिविजुअल कस्टमर को ऑफर की जाती है। रिटेल बैंकिंग इज यूजुअली मेड अवेलेबल बाई कमर्शियल बैंक। और रिटेल बैंकिंग किसके द्वारा ऑफर की जाती है फ्रेंड्स, इंडिविजुअल कस्टमर कमर्शियल बैंक द्वारा ऑफर की जाती है। किसके लिए होती है, इंडिविजुअल कस्टमर के लिए होती है। अब होलसेल बैंकिंग की तरह नहीं होता है, बल्कि रिटेल बैंकिंग फोकस करता है कस्टमर मार्केट पर, ठीक है। तो अनलाइक होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग फोकस ऑन स्ट्रिक्टली ऑन कस्टमर मार्केट। जो कस्टमर का बेस है, बहुत सारे कस्टमर हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाता है। किसी कारपोरेट वगैरह पर फोकस यहाँ पर रिटेल बैंकिंग में नहीं किया जाता है। रिटेल बैंकिंग एंटिटी प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज। जो रिटेल बैंकिंग में हम डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट या अदर ऑपरेटिव अकाउंट हो गए, बिल पे करना है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें, एटीएम वगैरह, सारा कुछ इसी में ही रिटेल बैंकिंग में ही ऑफर किया जाता है। दो थ्रू रिटेल बैंकिंग कस्टमर में ऑब्टेन मोर्टगेज एंड पर्सनल लोन। मतलब कि जो है रिटेल बैंकिंग के थ्रू कस्टमर जो है मोर्टगेज लोन या पर्सनल लोन भी ऑब्टेन कर सकता है। ऑल्दो रिटेल बैंकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मोस्ट पार्ट मास मार्केट ड्रिवन, मैनी रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स में
आल्सो एक्सटेंड स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस। मतलब कहने का इनका ये है कि रिटेल बैंकिंग ज़्यादातर तो हम यही कहते हैं कि इसमें जो मास मतलब कॉमन मैन है उसको ऑफ़र की जाती है, लेकिन कुछ रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको हम स्मॉल और मीडियम साइज़ के बिजनेस को भी ऑफ़र कर सकते हैं। क्लियर हो गया। रिटेल बैंकिंग नॉर्मली हम ये मान कर चलते हैं कि कॉमन मैन को ऑफ़र की जाती है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट रिटेल बैंकिंग के ऐसे होते हैं जिनको हम स्मॉल और मीडियम साइज़ के बिजनेस को भी ऑफ़र कर सकते हैं। टुडे मच ऑफ द रिटेल बैंकिंग स्ट्रीमलाइन इलेक्ट्रॉनिकली। अब आज के समय में जो आपकी रिटेल बैंकिंग है वो फ्रेंड्स ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिकली यूज की जाती हैं। जैसे एटीएम का यूज कर रहे हैं हम आजकल, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है आपकी, आर थ्रू वर्चुअल रिटेल बैंकिंग नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग, या फिर हम वर्चुअल हर बैंक जो है वर्चुअल बैंकिंग रिटेल बैंकिंग ऑफर कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग हो गया, है ना। ये सारे प्रोडक्ट, या आजकल ऐप भी आ रहे हैं, यूपीआई वगैरह भी आ रही हैं। तो आजकल रिटेल बैंकिंग जो है वो ज़्यादातर वर्चुअल होती जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में ज़्यादा परफॉर्म की जा रही है। ठीक है, तो ये हो गई एक डेफिनेशन हो गई रिटेल बैंकिंग की। तो डेफिनेशन क्या होगी, रिटेल बैंकिंग क्या होती है? इंडिविजुअल कस्टमर को आप बैंकिंग ऑफर करते हैं तो रिटेल बैंकिंग होती है। ये कमर्शियल बैंक द्वारा ऑफर की जाती है। इसमें कस्टमर मार्केट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। रिटेल बैंकिंग में हम डिफरेंट सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स अकाउंट, है ना, जो आपके कासा और राफा होते हैं, है ना, वो आपके इसी सेक्शन में आते हैं। ठीक है, कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, और राफा का मतलब होता है रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स अकाउंट, है ना, आरडी और एफडी। उसके बाद में बिल पेमेंट सर्विसेज भी ऑफर करते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी ऑफर करते हैं। इसके अलावा लोन भी कस्टमर को हम रिटेल बैंकिंग में ही ऑफ़र कर देते हैं। उसके बाद में इन्होंने कहा कि रिटेल बैंकिंग में ज़्यादातर तो हम मास मार्केट पर या मास कस्टमर पर फोकस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट रिटेल बैंकिंग के हैं जिनको हम स्मॉल और मीडियम साइज़ के बिजनेस को भी ऑफ़र कर सकते हैं। और आजकल जो रिटेल बैंकिंग हो रही है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मेथड से हो रही है, जिसमें आपका इंटरनेट बैंकिंग वगैरह हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, या एटीएम का यूज करना हो गया, पॉइंट ऑफ सेल का यूज, पॉस का यूज करना हो गया, क्यूआर कोड का यूज करना हो गया, यूपीआई का यूज करना हो गया। तो इन तरीक़ों से आजकल रिटेल बैंकिंग आगे बढ़ रही है। अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं फ्रेंड्स रिटेल बैंकिंग की। रिटेल बैंकिंग डील्स विथ लेंडिंग मनी टू कस्टमर। तो रिटेल बैंकिंग वो किस चीज़ में डील करती है? कस्टमर को लोन देने में डील करती है। दिस इंक्लूड वाइड वैरायटी ऑफ लोन। इसमें बहुत सारे तरीके के लोन आते हैं, जिसमें से क्रेडिट कार्ड भी आपका एक तरीके का लोन होता है, मॉर्गेज लोन होते हैं, ऑटोमोबाइल लोन या ऑटो लोन होते हैं। कैन आल्सो बी रेफर टू लोन टेकन आउट एट आइदर प्राइम रेट एंड सब प्राइम रेट। इसमें जो लोन दिए गए हैं वो प्राइम रेट पर भी ऑफर किए जाते हैं, सब प्राइम रेट पर भी। जो अच्छे कस्टमर हैं उनको अच्छे रेट पर दिया जाता है, जो थोड़े नॉर्मल कस्टमर होते हैं उनको सब प्राइम रेट पर दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अच्छे कस्टमर का मतलब हो गया क्लास रिटेल बैंकिंग या प्राइवेट बैंकिंग, है ना, और जो नॉर्मल वाले हो गए उन्हें मास रिटेल बैंकिंग हो जाता है। तो रिटेल बैंकिंग एक तरीके से लोन देने की प्रक्रिया को भी रिटेल बैंकिंग कहा जाता है। मतलब ये अलग अलग लोगों ने रिटेल बैंकिंग की डेफिनेशन दी है, हम उसी के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करें। एक और डेफिनेशन देखिए, रिटेल बैंकिंग रेफर टू बैंकिंग इन विच बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन डायरेक्टली विद द कस्टमर रेदर देन कॉर्पोरेशन और अदर एंटिटीज। तो यहाँ पर रिटेल बैंकिंग एक ऐसी बैंकिंग को कह सकते हैं जहाँ पर जो बैंक होता है वो कस्टमर के साथ सीधे ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करता है, कस्टमर के साथ सीधे ट्रांजैक्शन करता है, ना कि किसी कारपोरेट या अदर एंटिटी के साथ करता है, तो उसे भी रिटेल बैंकिंग कह सकते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स इसमें से कि इनमें से कौन सी रिटेल बैंकिंग के डेफिनेशन में फिट नहीं होता है। एक और डेफिनेशन देखते हैं, रिटेल बैंकिंग रेफर टू द पार्ट ऑफ द बैंक्स ऑपरेशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट इट ब्रांचेज फॉर द स्मॉल अकाउंट होल्डर। ठीक है, तो रिटेल बैंकिंग द पार्ट ऑफ द बैंक्स ऑपरेशन, उस बैंक के उस पार्ट ऑपरेशन के पार्ट को कहते हैं रिटेल बैंकिंग, जहां पर उसकी ब्रांचेज में स्मॉल अकाउंट होल्डर को सर्विस ऑफर की जाती है। स्मॉल अकाउंट होल्डर कौन होता है? तो ये बैंक का टर्म होता है। स्मॉल अकाउंट होल्डर किन्हें बोलते हैं? जिनके अकाउंट में ज़्यादा पैसे ना हो या फिर छोटे अकाउंट होल्डर होते हैं, उनको जब बैंकिंग सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं तो उसे भी हम रिटेल बैंकिंग कह सकते हैं। बैंकिंग सर्विसेज ऑफर टू इंडिविजुअल कस्टमर सच एज सेविंग अकाउंट, रिटेल लोन, रेमिटेंस सर्विसेज, ये सब। तो इसमें जो हम स्मॉल अकाउंट होल्डर्स को जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट देंगे, रिटेल लोन, रेमिटेंस सर्विसेज मतलब पैसे को ट्रांसफर करना, आपका नेफ्ट, आरटीजीएस वगैरह इसमें शामिल हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए कोई खास बात नहीं हो रही है, बस केवल रिटेल बैंकिंग के डिफरेंट डेफिनेशन को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। प्योर रिटेल बैंकिंग क्या हो जाता है? वही आपकी क्लास रिटेल बैंकिंग को ही प्योर रिटेल बैंकिंग कह सकते हैं। ये जनरली कंसीव टू बी द प्रोविजन ऑफ मास मार्केट बैंकिंग सर्विसेज टू प्राइवेट इंडिविजुअल। जब हम प्राइवेट इंडिविजुअल को
यानी कि वही स्पेशल क्लास के लोगों को जब हम रिटेल बैंकिंग ऑफर करते हैं तो उसे ही प्योर रिटेल बैंकिंग कह देते हैं। और कुछ बैंक, सम बैंक आल्सो इंक्लूड प्राइवेट बैंकिंग बिजनेस, है ना, इन डेफिनेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग। तो कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो प्राइवेट बैंकिंग बिजनेस होता है। प्राइवेट बैंकिंग बिजनेस क्या होता है फ्रेंड्स आपका, जब हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसे प्राइवेट बैंकिंग कहते हैं। तो कई सारे बैंक उसे भी, जो आपकी प्राइवेट बैंकिंग होती है, उसको भी रिटेल बैंकिंग की डेफिनेशन में ही रख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये इतनी बातें हमें यहाँ पर रिटेल बैंकिंग की ढेर सारी डेफिनेशन हमने देखी। रिटेल बैंकिंग जो है कस्टमर को लोन देने में डील करता है, ये भी कह सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप के लोन ऑफर करते हैं। इसमें क्रेडिट कार्ड, मॉर्गेज लोन, ऑटो लोन, है ना, ये सारे लोन जो है आपके रिटेल बैंकिंग के ही पार्ट होते हैं। उसके बाद में रिटेल बैंकिंग की अगली डेफिनेशन में हमने देखा कि इसमें हम कस्टमर के साथ डायरेक्ट ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, किसी कारपोरेशन या अदर एंटिटी या अदर कंपनी के साथ मिल करके नहीं करते हैं, तो उसे भी रिटेल बैंकिंग कहते हैं। फिर हमने देखा कि रिटेल बैंकिंग उसे भी कह सकते हैं जब हम स्मॉल अकाउंट होल्डर को ब्रांच में बैंक की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसे भी रिटेल बैंकिंग कह सकते हैं। ओके, तो बैंक में इसमें इंडिविजुअल कस्टमर को जो हम डिफरेंट बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं अपने स्मॉल अकाउंट होल्डर को, कौन कौन सी हैं, सेविंग अकाउंट खोलना, करंट अकाउंट खोलना, रिटेल के लोन ऑफर करना, रेमिटेंस सर्विसेज, नेफ्ट, आरटीजीएस वगैरह करवाना, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। प्योर रिटेल बैंकिंग वो होती है जब हम स्पेशलाइज सर्विस जो है अपने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को, प्राइवेट इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को ऑफर करते हैं, तो आपकी प्योर रिटेल बैंकिंग हो जाती है। और कुछ बैंक जो है प्राइवेट बैंकिंग किसे कहते हैं, जब हम ज़्यादा कमाई वाले लोगों को, इंडिविजुअल लोगों को सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो उसे जो है हम प्राइवेट बैंकिंग कह देते हैं। और अगर कई सारे बैंक इसे भी रिटेल बैंकिंग की डेफिनेशन में ही रखते हैं, यानी इसे भी रिटेल बैंकिंग ही माना जाता है। अब अगला टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि क्या रिटेल बैंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हो सकता है इसमें जो मैं ऊपर पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स आपको इसमें से ज़्यादा पूछा ना जाए, लेकिन चूँकि रिटेल बैंकिंग हमें पढ़नी है आगे, तो बेसिक बातें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, तभी आगे चल करके कोई बात डिस्कस होगी जो इससे रिलेटेड होगी, तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज वो ऊपर से निकल जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, तो जैसा कि हमने रिटेल बैंकिंग डेफिनेशन में देखा हुआ है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं, जैसे इसमें क्या होता है, बैंक मतलब कहने क्या क्या गुण हैं इनके एक तरीके से। तो बैंकिंग फैसिलिटीज टारगेटेड एज इंडिविजुअल कस्टमर, तो रिटेल बैंकिंग में हम इंडिविजुअल कस्टमर को बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं। इसमें जो फोकस होता है वो मास मार्केट सेगमेंट की तरफ होता है, जो कि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल को कवर करती है। ठीक है, इसमें हमारा जो फोकस होता है। अब आपसे इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें से कौन सा रिटेल बैंकिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो अब यहीं पर ही, जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि फोकस टुवर्ड मास मार्केट सेगमेंट, इसमें कहे यही इसी जगह मास मार्केट सेगमेंट की जगह पर अगर वो लिख दे फोकस्ड टुवर्ड कारपोरेट कस्टमर्स, तो अगर ये गलत हो जाए, क्योंकि हम कारपोरेट कस्टमर की तरफ फोकस नहीं करते हैं। हमारा फोकस किस पर होता है, यहाँ पर होता है मास मार्केट सेगमेंट पर होता है। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द इंडिविजुअल, जो हमारी देश की आम आदमी है उस पर फोकस करते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ऑफर्स डिफरेंट लाइबिलिटी और एसेट प्रोडक्ट और लाइबिलिटी प्रोडक्ट। एसेट प्रोडक्ट में आपका जो लोन वगैरह देते हैं, रिटेल के लोन में आपका हाउसिंग लोन, कस्टमर लोन, पर्सनल लोन, है ना, एजुकेशन लोन, ये सारे आ जाते हैं। लाइबिलिटी साइड में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। साथ ही साथ प्लेथोरा ऑफ द सर्विसेज प्रोडक्ट टू द इंडिविजुअल कस्टमर, मतलब एक पिटारा कह सकते हैं आप इसको ना, मतलब डिफरेंट सर्विस प्रोडक्ट के इंडिविजुअल कस्टमर को वैरायटी ऑफर करते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करते हैं रिटेल बैंकिंग में। उसको डेबिट कार्ड ऑफर कर सकते हैं आप, देखिए क्रेडिट कार्ड भी ऑफर कर सकते हैं, डिपॉजिटरी सर्विसेज भी दे रहे हैं, एटीएम की सर्विसेज भी दे रहे हैं, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन अलाउ कर रहे हैं, पास की ट्रांजेक्शन अलाउ कर रहे हैं। ये सारा आपका रिटेल बैंकिंग की ही खासियत है। ओके, द डिलीवरी मोड ऑफ द रिटेल बैंकिंग इज बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल, तो ये कह रहे हैं कि जो हम रिटेल बैंकिंग ऑफर करते हैं वो फिजिकल मोड में भी ऑफर करते हैं, वर्चुअल मोड में भी ऑफर करते हैं। फिजिकल मोड में कस्टमर ब्रांच में आता है, वहाँ पर सर्विसेज लेता है, और वर्चुअल मोड में उसको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सर्विसेज आर एक्सटेंडेड थ्रू ब्रांचेज, है ना, फिजिकल मोड में सर्विसेज ब्रांचेज के द्वारा दी जाती हैं, आल्सो थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक ऑफ साइट डिलीवरी चैनल, इसके अलावा टेक्नोलॉजी से ड्राइव किए हुए ऑफ साइट डिलीवरी चैनल के जरिए, जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, इनके जरिए भी हम रिटेल बैंकिंग ऑफर कर रहे होते हैं। ऑफ साइट डिलीवरी चैनल का क्या मतलब फ्रेंड, देखिए ध्यान दीजिएगा, दो होती बातें, एक होता है ऑन साइट और एक होता है ऑफ साइट। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर आप जो सर्विस आपको ब्रांच में, बैंक की ब्रांच जा करके मिलेगी, वो ऑन साइट सर्विस कहलाती है।
जो आपकी ब्रांच से दूर आपको सर्विस मिल जाए वो ऑफ साइट ऑफरिंग कहलाती है, ऑफ साइट डिलीवरी चैनल कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक एटीएम है, मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, एक एटीएम है जो ब्रांच के अंदर लगा हुआ है या ब्रांच के जस्ट बाहर लगा हुआ है, तो वो आपका ऑन साइट एटीएम हो जाएगा एक तरीके से, है ना। और एक एटीएम है जो ब्रांच से 3-4 किलोमीटर दूर है, आपके गांव में लगा हुआ है या आपके शहर में लगा हुआ है, जो कि ब्रांच है ही नहीं वहाँ पर 3-4 किलोमीटर तक, तो ये जो ऑफ़र कर रहा है यहाँ पर वो आपको ऑफ साइट जो है ऑफरिंग हो रही है, ठीक है। ऑफ साइट डिलीवरी की जा रही है किसकी, रिटेल बैंकिंग की। या जैसे आपने मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन किया और कोई पेमेंट की, तो क्या आप ब्रांच गए? नहीं, अपने घर पर ही बैठे हुए हैं, लैपटॉप या मोबाइल से यूज करके आपने पेमेंट कर दी। तो अगर आपको ब्रांच जाना पड़ जाएगा तो समझ लीजिएगा आप ऑन साइट पहुंच गए। ऑन साइट मतलब यू आर करंटली ऑन एट द ब्रांच, है ना, ऑन साइट हो गया। और अगर आप ब्रांच नहीं जाते हैं और सर्विसेज लेते हैं बैंकिंग की, तो वो ऑफ साइट हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये उसके बाद में अगली जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिटेल बैंकिंग स्मॉल और मीडियम साइज के बिजनेस को भी ऑफर की जा सकती है। उसके बाद में अगला कैरेक्टरिस्टिक है, आज की जो रिटेल बैंकिंग है उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं, मल्टीपल कस्टमर के ग्रुप हैं और मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। करंट टाइम पे मतलब प्रोडक्ट की भी कोई कमी नहीं है, रिटेल बैंकिंग में प्रोडक्ट नए नए प्रोडक्ट आते ही रहते हैं। मल्टीपल कस्टमर ग्रुप हैं, बेस्ड ऑन इनकम, बेस्ड ऑन जियोग्राफी, कई तरीके के कस्टमर भी होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी डिफरेंट हैं, ब्रांच में भी जाकर के कोई काम हो रहा है, कोई मोबाइल बैंकिंग से, कोई इंटरनेट बैंकिंग से, कोई एटीएम से, कोई पॉस से, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की भी कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स रिटेल बैंकिंग की। एक बार ब्रीफली फिर से देखते हैं। रिटेल बैंकिंग, पहली बात तो इंडिविजुअल कस्टमर को या जो मास कस्टमर बेस है उसको ऑफर किया जाता है। रिटेल बैंकिंग किसको टारगेट करता है? इंडिविजुअल कस्टमर को टारगेट करता है। इसमें जो फोकस होता है वो मास मार्केट के सेगमेंट पर होता है, जिसमें हमारे देश की ज़्यादातर पॉपुलेशन, इंडिविजुअल की पॉपुलेशन जो होती है उसको कवर कर लिया जाता है। इसमें डिफरेंट लाइबिलिटी के प्रोडक्ट, एसेट साइड के प्रोडक्ट और साथ ही साथ जो है बैंकिंग के सर्विसेज और प्रोडक्ट जो है का पूरा एक पिटारा प्लंथोरा ही ऑफर कर दिया जाता है कस्टमर को, ठीक है। डिलीवरी जो मोड है रिटेल बैंकिंग का वो फिजिकल भी है, जिसमें आप ब्रांच जा करके अपनी कोई काम निपटाते हैं। वर्चुअल भी है, वर्चुअल में आप एटीएम का यूज कर लेते हैं, बिना ब्रांच गए आप पैसे निकाल सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आप इंटरनेट का यूज करके जो है लॉगिन करिए और अपनी पेमेंट वगैरह कर दीजिए, तो ये वर्चुअल मोड हो गया ऑफर करने का। ऑफ साइट डिलीवरी चैनल का मतलब आप समझ गए होंगे, जो ब्रांच से दूर अगर रहते हुए काम हो जाए। अगर मैं इस समय अपने घर पर बैठा हुआ हूँ और मोबाइल बैंकिंग को यूज़ करके आपको 10,000 रुपये भेज पा रहा हूँ, तो मैंने ऑफ साइट डिलीवरी चैनल यूज़ किया है। अगर मुझे वो 10,000 रुपये भेजने के लिए कल जब ब्रांच खुले या परसों जब ब्रांच खुले जाना पड़े, तो मुझे ब्रांच अगर जाना पड़ता है तो वो ऑन साइट डिलीवरी हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में रिटेल बैंकिंग मतलब आपके इंडिविजुअल कस्टमर के साथ साथ स्मॉल और मीडियम साइज़ के बिजनेस को भी ऑफर किया जा सकता है। और आज की जो रिटेल बैंकिंग है उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट हो गए हैं, मल्टीपल कस्टमर के ग्रुप हैं और मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल भी अवेलेबल हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी बातें हमने समझ ली हैं यहाँ पर। अब अगला टॉपिक हम उठाएंगे और वो है कि रिटेल बैंकिंग के फ़ायदे क्या हैं, रिटेल बैंकिंग के एडवांटेज क्या हैं। क्लाइंट बेस विल बी लार्ज, देयरफॉर द रिस्क स्प्रेड अक्रॉस द कस्टमर बेस। अब यहाँ पर रिटेल बैंकिंग अगर कोई बैंक ऑप्ट करता है तो उसको फ़ायदा क्या होता है कि जो क्लाइंट बेस है वो बहुत बड़ा है, इसलिए जो रिस्क है वो भी कस्टमर बेस के हिसाब से फैला हुआ होता है। समझिए कैसे, अगर मान लीजिए 1 करोड़ लोग हैं जिन्होंने लोन ले रखा है, 1 करोड़ लोग हैं मान लीजिए हमारा, जिन्होंने आपसे लोन ले रखा है, छोटे छोटे ही लोन लेंगे आपसे 1 करोड़ लोग, तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये कस्टमर आपको नहीं पैसे लौटाता, ये नहीं लौटाता, ये नहीं लौटाता, फिर भी मान लीजिए कि काफ़ी सारे कस्टमर होंगे जो लौटा देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे जो हमारे छोटे साइज़ के छोटे टिकट के जो लोन होते हैं उनमें रिस्क कम हो जाता है। क्यों? किसी कस्टमर को आपने 3,000 करोड़ रुपए का लोन दे दिया और 3,000 लोगों को जो है आपने 1-1 करोड़ का लोन दे दिया, दोनों में फ़र्क होता है। अगर ये कस्टमर एक कस्टमर है 3,000 करोड़ रुपए लेकर डूबेगा तो आपके पूरे 3,000 करोड़ रुपए डूब जाएंगे, बैंक के पास कुछ बचेगा ही नहीं। और इसी जगह पर एक करोड़ रुपए 3,000 लोगों के पास हैं, तो अगर मान लीजिए उसमें से 200 लोग आपको धोखा दे देते हैं, नहीं पैसे लौटाते, तो भी 2800 लोग आपको पैसे वापस करेंगे। कम से कम 3,000 करोड़ में से 2800 करोड़ रुपए लौटने के चांसेस बने होते हैं। तो वही कह रहा है कि क्लाइंट बेस ज़्यादा बड़ा होने की वजह से रिस्क भी फैल जाता है, रिस्क एक कस्टमर के ऊपर रह नहीं जाता है। कस्टमर लॉयल्टी विल बी स्ट्रांग एंड कस्टमर टेंड नॉट टू चेंज फ्रॉम वन बैंक टू अनदर वेरी ऑफ्टन। अब रिटेल बैंकिंग में जो कस्टमर की लॉयल्टी होती है, किसी बैंक के प्रति जो वफादारी होती है,
वो बहुत ज़्यादा रहती है। और एक बैंक को नॉर्मली कस्टमर चेंज नहीं करना चाहता है कि मतलब आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सर्विसेज ले रहे हैं, कल केनरा बैंक से लें। नॉर्मली आपने सुना होगा कि जैसे पता चलता है कि हमारे ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनका अकाउंट था, और मेरे फादर का भी अकाउंट जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही है, और मुझे भी जो है करंटली मैं भी अपना अकाउंट जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जनरेशन से लोगों को फेथ रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनको अच्छी सर्विसेज मिलती रही हैं, इसलिए दे हैव अ बिलीव इन दैट ना। तो कस्टमर की लॉयल्टी रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में बहुत अच्छी रहती है, जब तक कि उसके साथ कोई मतलब ऐसी मिसहैपनिंग ना हो जाए या कोई बदतमीजी वगैरह ना हो जाए कि मतलब वो कस्टमर बिल्कुल ना पसंद करने लगे। अदरवाइज नॉर्मली जो लॉयल्टी है कस्टमर की वो ज़्यादा अच्छी रहती ही रहती है। उसके बाद में अट्रैक्टिव इंटरेस्ट स्प्रेड, सिंस स्प्रेड्स आर वाइड कस्टमर आर टू फ्रेगमेंटेड टू बार्गेन इफेक्टिवली। मतलब कहने का इनका ये है कि इसमें जो इंटरेस्ट स्प्रेड होता है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा होता है। कहने मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए 3000 कस्टमर हैं, ठीक है, 3000 कस्टमर आपके पास में लोन लेने के लिए अलग अलग आएंगे, एक साथ नहीं कोई आता है। 1-1 करोड़ का लोन लेकर के तीनों हज़ार कस्टमर जाएंगे, तो हो सकता है किसी को आप 6% पर भी ऑफर कर सकते हो, किसी को 6.10 पर भी ऑफर कर सकते हो, और किसी को 5.9% पर भी ऑफर कर सकते हो। मतलब कहने का ये इनके पास में बार्गेनिंग का ऑप्शन नहीं होता है कि आकर के बार्गेनिंग कर लें, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन हुआ पड़ा है। भाई 3000 कस्टमर इकट्ठा कहाँ होंगे कि हम चलो सभी लोग एक साथ मिल करके लोन लेते हैं और बैंक से निगोशिएट करते हैं, वैसा नहीं होता है। तो वही कहना है कि इंटरेस्ट स्प्रेड जो है बहुत ज़्यादा होता है। उसी जगह एक कस्टमर आएगा आपसे 3000 करोड़ रुपए का लोन अगर मांगेगा तो वो बहुत ज़्यादा बार्गेन करने के उसके चांसेस रहते हैं, एक कस्टमर सिंगल के, क्योंकि वो ये बोलेगा कि हम आपसे 3000 करोड़ का लोन ले रहे हैं, तो भाई बार्गेन तो आपसे करना ही पड़ेगा हमको, है ना। उसके बाद में क्रेडिट रिस्क टेंड टू बी वेल डाइवर्सिफाइड एज द लोन अमाउंट आर रिलेटिवली स्मॉल। तो यहाँ पर क्रेडिट रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि जो लोन का टिकट साइज होता है फ्रेंड्स वो बहुत छोटा होता है। कोई कस्टमर 1 करोड़ का, कोई 50 लाख रुपए का, कोई 10 लाख रुपए का, कोई 2 ही लाख रुपए का लोन लिया पड़ा है, तो क्रेडिट रिस्क भी कम होता है। मैंने आपको बताया नहीं कि कोई कस्टमर 3000 करोड़ का लोन ले ले, दूसरा कस्टमर 2000 करोड़ का लोन ले ले, तो यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर पैसा डूबेगा 2000 करोड़ पूरे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट रिस्क कम रहता है रिटेल बैंकिंग में। देयर इज ए लेस वॉलेटिलिटी इन डिमांड एंड क्रेडिट साइकिल फ्रॉम लार्ज कारपोरेट। यहाँ पर जो डिमांड और क्रेडिट साइकिल होती है फ्रेंड्स उसमें वॉलेटिलिटी भी कम रहती है लार्ज कारपोरेट के मुकाबले। कहने मतलब ये हो कि जो बड़े कारपोरेट होते हैं उनको जब कोई बड़ा मतलब प्रोजेक्ट मिलेगा, कोई बड़ा काम मिलेगा, तभी वो आपसे डिमांड करेंगे, है ना, तभी उनको लोन चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल कस्टमर के केस में ऐसा नहीं होता। उसको पर्सनल लोन हो गया, या किसी को कार खरीदनी है, तो मान लीजिए अगर 100 लोग हैं तो किसी न किसी को कार खरीदनी ही खरीदनी है ना। किसी को पर्सनल लोन लेना है, किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को एजुकेशन लोन लेना है, अपने बेटे को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है, तो इस तरीके से वहाँ नीड बनी रहती है, वॉलेटिलिटी कम ही रहती है। लेकिन उसी जगह पर अगर मान लीजिए जैसे L&T है, लार्सन एंड टर्बो, अब उसको जब तक कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तब तक वो आपसे 7500 करोड़ का लोन कब लेगा? जब उसको कोई बड़ा प्रोजेक्ट कहीं हाथ लगेगा तभी लेगा ना। तो यहाँ वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स कैन फैसिलिटेट मार्केटिंग, मास सेलिंग एंड एबिलिटी टू कैटेगराइज सेलेक्ट क्लाइंट यूजिंग स्कोरिंग सिस्टम एंड डाटा माइनिंग। अब यहाँ पर एक एडवांटेज ये भी होता है कि भाई ज़्यादा क्लाइंट है आपके पास में, तो आप जो है मार्केटिंग भी बहुत बड़े लेवल पर कर सकते हैं, मास सेलिंग की जा सकती है। मतलब आप अगर अच्छा प्रोडक्ट ऑफर करते हैं तो बहुत ज़्यादा सेलिंग की जा सकती है। अगर कोई बैंक जो है कोई नया रिटेल बैंकिंग का प्रोडक्ट ले करके आता है तो क्लाइंट बेस पता चलता है कि 2 करोड़ कस्टमर है रिटेल बैंकिंग के, अगर आप ऑफर करोगे, अगर 10% लोग भी उसमें 2 करोड़ में से इंटरेस्ट दिखाते हैं तो लगभग जो है 20 लाख लोग जो है आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी एक एड ऑन बेनिफिट होता है, और इसमें जो है आप कस्टमर को कैटेगराइज भी कर सकते हैं, कस्टमर को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपका सिविल स्कोर वगैरह है उसके बेसिस पर। डाटा माइनिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि क्लाइंट का डेटाबेस बना हुआ है हमारे पास में, हम हर तरीके के कस्टमर का डेटाबेस हमारे पास में MIS भी होता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है। डेटा माइनिंग का यूज़ करके हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन से कस्टमर ऐसे हैं जो 60,000 रुपये महीने कमा रहे हैं। अगर वो 60,000 रुपये महीने कमा रहे हैं इसका मतलब उनको क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा सकता है। तो ऐसे कस्टमर की अगर आपको लिस्ट मिल जाए डाटा माइनिंग के थ्रू, तो आप उन कस्टमर को चूज करके जा करके ऑफ़र कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मिल सकते हैं और अपना प्रोडक्ट ऑफ़र कर सकते हैं। तो ये भी मतलब एक एडवांटेज होता है रिटेल बैंकिंग का कि मास भीड़ हमारे पास अच्छी खासी होती है, तो हम कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने में कैपेबल होते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये डिफरेंट एडवांटेज है रिटेल बैंकिंग के। ध्यान रखेंगे आप कि रिटेल बैंकिंग के एडवांटेज क्या होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, पिछली बार जो दिसंबर 2020 का एग्जाम था फ्रेंड्स उसमें क्वेश्चन ढेर सारे आए थे। रिटेल बैंकिंग के फ़ायदे क्या हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या है, रिटेल बैंकिंग के
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनमें से कौन सी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं फ्रेंड्स। ओके, तो एडवांटेज क्या है, तो क्लाइंट बेस विल बी लार्ज, ज़्यादा बड़ा क्लाइंट बेस होगा, बहुत सारे कस्टमर, मतलब आम आदमी वैसे भी बहुत ज़्यादा है, तो उस क्लाइंट बेस बहुत ज़्यादा है, तो रिस्क भी जो है उसी हिसाब से स्प्रेड हो जाता है। क्योंकि मैंने बताया कि कोई 1 करोड़ का लोन लेगा, कोई 1 लाख का लोन लेगा, तो अगर कोई आपके साथ में मतलब एनपीए होता भी है तो 1 लाख रुपए ही डूबते हैं, आपका 3,000 करोड़ या 2,000 करोड़ रुपए नहीं डूबते हैं। कस्टमर की लॉयल्टी बहुत ज़्यादा रहती है और कस्टमर नॉर्मली एक बैंक से दूसरे बैंक में अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं। इसका मैंने एग्जांपल दिया कि अगर किसी के ग्रैंडफादर का खाता उस जिस बैंक में था, तो नॉर्मली लोग यही टेंड करते हैं कि चलो उसी बैंक में ही हम भी खुलवा लेते हैं, क्योंकि कभी कोई दिक्कत हुई नहीं है उनको। ठीक है, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट स्प्रेड भी होता है। मतलब क्या होता है कि ढेर सारे कस्टमर जो है, जैसे कि 3,000 कस्टमर जो है आपके पास में लोन लेने के लिए आते हैं, तो वो अलग अलग टाइम पर आते हैं, तो एक साथ अगर 3,000 आ जाएँ तो हो सकता है आपके साथ में वो बार्गेनिंग कर ले जाएँ। लेकिन चूंकि अब वो फ्रेगमेंटेड होते हैं, अलग अलग टाइम पे आते हैं, इसलिए आप जो भी इंटरेस्ट रेट उनको ऑफर करते हो वो उनको एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेडिट रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड हो ही जा रहा है भाई क्रेडिट रिस्क, क्योंकि एक लाख के अगर आप लोन दे रहे हो, 2 लाख के लोन दे रहे हो, तो डाइवर्सिफाइड हो गया, अगर कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट रिस्क कम ही होता जा रहा है। अगर 3 नहीं भी लौटाते हैं तो भी 5 कस्टमर ऐसे होंगे जो 8 में से जो जरूर से जरूर लौटा देंगे। और साइज़ भी बहुत कम है, अमाउंट जो है लोन का अमाउंट भी बहुत बड़ा नहीं दे रहे हैं हम, किसी को 200 करोड़ का लोन यहाँ पर नहीं ऑफर कर रहे हैं। रिटेल में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ ऐसे ही लोन ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं। लेस वैलिटिलिटी होती है डिमांड और क्रेडिट साइकिल में, तो मतलब कहने का डिमांड भी, लोन की डिमांड है ना, और जो क्रेडिट है उसका डिमांड बनी रहती है। लार्ज कॉर्पोरेट के मुकाबले यहाँ पर वॉलेटिलिटी कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि इंडिविजुअल कस्टमर होता है, उसको नीड रहती ही रहती है ना। लेकिन जो कॉर्पोरेट, बड़े कॉर्पोरेट होते हैं, उनको नीड कब पड़ती है, जब उन्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, तभी उनको क्रेडिट की नीड होती है, अदरवाइज नॉर्मली लोन नहीं लेने आते हैं। ठीक है, उसके बाद में लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर क्लाइंट होते हैं हमारे पास में, तो हम मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हैं, मास सेलिंग कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट को मल्टीपल लोगों को एक ही समय में ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा हम डाटा माइनिंग वगैरह का यूज करके कस्टमर को कैटेगराइज भी कर सकते हैं, कस्टमर को सेलेक्ट भी कर सकते हैं स्कोरिंग सिस्टम का यूज करके, कि हाँ हम कौन सी फैसिलिटी किस कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। ये भी एक एडवांटेज ही है। अब उसके बाद में कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं फ्रेंड्स, आपके रिटेल बैंकिंग में कुछ बाधाएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। दो रिटेल बैंकिंग एज ए सेगमेंट हैज ए नंबर ऑफ एम्बेडेड एडवांटेज। वैसे तो इसमें बहुत सारे एडवांटेज हैं, फ़ायदे हैं, लेकिन फिर भी जो है इसमें कंस्ट्रेंट होते ही हैं, और उनमें से कुछ कंस्ट्रेंट ये हैं। नंबर 1 है प्रॉब्लम इन मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स स्पेशली इफ़ अवेलेबल आईटी सिस्टम्स आर नॉट सफिशिएंटली रोबस्ट। तो मतलब कहने का ये है कि मतलब कस्टमर आपके पास में मान लीजिए 2 करोड़ क्लाइंट हैं, 2 करोड़ रिटेल के कस्टमर हैं, तो 2 करोड़ रिटेल के कस्टमर को मैनेज करना डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। क्योंकि अगर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है कि आपका सिस्टम चले ही ना, है ना, या फिर एक छोटी सी गलती हो जिसकी वजह से काफ़ी सारे कस्टमर अफेक्ट हो जाएं। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 लगना था और सिस्टम में गलती होने की वजह से ये 6.2 ही लग गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो अब कितने बड़े मतलब जितने भी कस्टमर थे उनमें 6.5 या 6.2 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने चार्ज कर दिया, और 2 करोड़ कस्टमर ने लोन ले रखा है, तो बैंक को कितना नुकसान हो सकता है। तो यही है कि मतलब मैनेज करना, बड़े क्लाइंट डेटाबेस को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और ख़ास करके जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम आपका मजबूत ना हो, रोबस्ट नहीं होगा, तो और दिक्कत होती रहती है। रैपिड एवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट कैन लीड टू आईटी कॉम्प्लिकेशन, है ना। तो चूँकि रिटेल बैंकिंग में प्रोडक्ट समय समय पर नए नए प्रोडक्ट ऑफर किए ही जाते हैं, हम भी और आप भी देख ही रहे हैं कि अगर एक आप डेबिट कार्ड का ही देखें तो समय के साथ डेबिट कार्ड कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। आजकल जो है अब आप देखिए कि जैसे मेट्रो कार्ड होते हैं, मतलब आप जो है मशीन के ऊपर ऐसे केवल टच करवा दीजिए तो पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, उस टाइप के भी कार्ड, अब डेबिट कार्ड ऑफर आने लगे हैं। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट इवोल्यूशन होता है फ्रेंड्स, तो वैसे वैसे आईटी की कॉम्प्लिकेशन, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मतलब जो आपका आईटी होगा उसको इन सब चीज़ों को उसमें ऐड ऑन करना पड़ता है, जिससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच नेटवर्क एंड हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ लोड ट्रांजेक्शन टू बी रिलेटिवली हाई। ठीक है, अब भाई ज़्यादा कस्टमर है, मान लीजिए किसी बैंक के पास 2 करोड़ कस्टमर हैं, तो 2 करोड़ कस्टमर को मैनेज करने के लिए बैंक ने कुछ नहीं तो 10-12 हज़ार ब्रांचें खोली होंगी। तो 10-12 हज़ार ब्रांचों का जो नेटवर्क है उसको मेंटेन करने का कॉस्ट बहुत आता है ना। मेंटेन करने का कॉस्ट आएगा ही आएगा भाई, आपको बिल्डिंग का रेंट देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको पे करनी पड़ेगी, जो नेटवर्क वगैरह चलता है उसका पेमेंट करना पड़ेगा,
अगर रूरल एरिया वगैरह है तो वहाँ पर पावर कट होता है तो जनरेटर वगैरह का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये इन सब चीज़ों की वजह से ब्रांच के नेटवर्क को मैनेज करने के में काफ़ी पैसा लगता है, और इतना करने के बाद में वहाँ पर क्या होता है कि लो वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है ज़्यादा होती है। मतलब किसी को 2,000 रुपये जमा करने हैं, किसी को 100 रुपये विड्रॉ करना है ना, किसी को 50,000 रुपये की एफडी बनवानी है। मतलब कोई बड़ा कस्टमर हमारे पास में नहीं आ रहा होता, क्योंकि रिटेल में हम इंडिविजुअल कस्टमर को ही करते हैं, तो लो वैल्यू ट्रांजेक्शन ही ज़्यादा होती हैं। लो वैल्यू की ट्रांजेक्शन रिलेटिवली हाई होती हैं, और हमें जो मेंटेन करने का ब्रांच को मेंटेन करने का जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा देना पड़ता है। इसीलिए बैंक क्या करते हैं, बैंक आर इनकरेजिंग, अपने क्लाइंट को इनकरेज करते हैं कि वो जो सस्ते डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं जैसे एटीएम हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गई, इंटरनेट बैंकिंग यूज करें, है ना। मतलब कहने का ये है कि बैंक चाहता है कि जो कस्टमर हैं वो 2,000 रुपये का इधर उधर ट्रांसफ़र करने के लिए ब्रांच ना आए, बल्कि एटीएम से कर दें या इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से कर दें, ताकि जो ब्रांच है वहाँ पर लो वैल्यूम के ट्रांजेक्शन ना हो, बल्कि जो है ब्रांचें रिजर्व रहें हायर वैल्यूम के ट्रांजेक्शन। जैसे किसी को 5 करोड़ की नेफ्ट करनी है, आरटीजीएस करनी है, उसके लिए कस्टमर आए, ना कि किसी को 200 रुपये जो है विड्रॉ करना है। तो इन सब कामों के लिए आप अल्टरनेट जो सस्ते डिलीवरी चैनल हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, उनको यूज करें। इस चीज़ के लिए बैंक इनकरेज करता है अपने कस्टमर्स को। हाई डिलिक्वेंसी स्पेशली इन अनसिक्योर्ड रिटेल लोन एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, ठीक है। उसके अलावा जो बैंक और प्रॉब्लम फेस करता है रिटेल बैंकिंग में, मतलब लोग जो है रिटेल लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के जो बिल खर्च तो कर देते हैं, लेकिन उसे वापस करने में बहुत ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन में फॉलो नहीं करते हैं। कभी किस्त दे दी, कभी किस्त नहीं दी, है ना। तो ये हाई डिलिक्वेंसी होती है, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि डिलिक्वेंसी अपराधिक प्रवृत्ति भी होती है। लोग मतलब पैसे ले करके बैठ ही जाना चाहते हैं, वापस भी नहीं करना चाहते हैं। एनी लॉस इन फेथ इन पर्टिकुलर बैंक कैन लीड टू सडन आउटफ्लो ऑफ रिटेल डिपॉजिट रिजल्टिंग इन अ कोलैप्स ऑफ बैंक, दिस इज कॉल्ड बैंक रन, ठीक है। तो अगर किसी वजह से किसी पर्टिकुलर बैंक में अगर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी बैंक के साथ में कोई अगर फ्रॉड का बड़ा केस हो जाता है, तो तुरंत ही लोगों का विश्वास उठ जाता है कि पता नहीं मेरा पैसा सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिटेल डिपॉजिट्स होंगे, मतलब जिसके किसी खाते में 50,000, किसी के खाते में 20,000, तो वो लोग क्या करते हैं, तुरंत ही कोशिश करते हैं कि मैं जा करके बैंक से पैसा निकाल लूँ। तो पैसा निकाल लोगे तो आउटफ्लो हो जाएगा, रिटेल डिपॉजिट आपका बैंक से निकलने लगेगा। अब सोचिए कि अगर 2 करोड़ कस्टमर है, उसमें से 1.5 करोड़ कस्टमर आ करके आपके पैसे निकाल ले जाए जो उन्होंने डिपॉजिट किया हुआ, तो बैंक के पास में कोलैप्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बैंक दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच जाता है फ्रेंड। तो इसे ही बैंक रन कहते हैं। तो ये भी एक बाधा होती है, एक कंस्ट्रेंट होता है रिटेल बैंकिंग के सेगमेंट में, ठीक है फ्रेंड। तो ये डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको जो है रिटेल बैंकिंग में फेस किया जाता है। तो कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्लाइंट होते हैं, इसलिए इनको मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सिस्टम अगर रोबस्ट नहीं है, मजबूत नहीं है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है वाकई मैनेज करना, ठीक है। प्रोडक्ट में रैपिड एवोल्यूशन होता है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बदलते रहते हैं। हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि रिटेल के प्रोडक्ट डेवलप कैसे करते हैं, इवेल्यूएट कैसे होते हैं। तो जब रैपिड बहुत तेज़ी के साथ में प्रोडक्ट में इवोल्यूशन होता है, तो जिसकी वजह से IT कॉम्प्लिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। जो ब्रांचों का नेटवर्क 10,000 ब्रांचों का जो नेटवर्क है, उनको मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और ये इतना कास्ट लगा करके हम वहाँ पर रिलेटिवली लो वैल्यू की ट्रांजेक्शन्स को हैंडल कर रहे होते हैं, है ना। लार्ज नंबर ऑफ, ज़्यादा नंबर की, मतलब दिन भर में 500 लोग जमा करने आए हैं, लेकिन किसी ने भी 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं डिपॉजिट किया, तो मतलब इस तरीके की ट्रांजेक्शन हम ज़्यादा कर रहे होते हैं। इसी वजह से बैंक क्या करते हैं, अपने कस्टमर को इनकरेज करते हैं कि आप ATM यूज कर लीजिए, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग यूज करिए। छोटे मोटे कामों के लिए आप ब्रांच मत आइए, इनका कहने मतलब है ना। ब्रांच तब आइए जब आपको बड़े वैल्यू की कोई ट्रांजेक्शन करनी हो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में जो आपका क्रेडिट कार्ड के रिसीवेबल्स होते हैं, यानी क्रेडिट कार्ड के जो पैसे मिलने हैं कस्टमर से, उसमें रिटेल लोन ले लिया और लौटाना नहीं चाहते हैं, तो हायर डिलिक्वेंसी होती है कस्टमर के बीच में, ठीक है। उसके बाद में अगर किसी पर्टिकुलर बैंक में किसी वजह से कस्टमर का फेथ अगर चला जाए, रिटेल कस्टमर का फेथ अगर हट जाए, उसको विश्वास उठ जाए कि मतलब ये बैंक बचेगा कि नहीं बचेगा, तो क्या होगा कि सारे जितने भी रिटेल डिपॉजिट किए हुए होंगे पैसे, जितने भी रिटेल कस्टमर होंगे, वो अपना पैसा सारा का सारा निकाल लेंगे, और जब निकाल लेंगे तो बैंक कोलैप्स कर जाता है। तो इसे बैंक रन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये इतनी सारी बातें हमने फ्रेंड्स इस लेक्चर में जानी कि रिटेल बैंकिंग क्या होती है, उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स फेस करता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिटेल बैंकिंग की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और उम्मीद ये भी है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ इसी के साथ में।
मैं अपना लेक्चर यहाँ पर एंड करता हूँ। और कैसा लगा आपको ये लेक्चर, रिटेल बैंकिंग आपको पसंद आई, समझ में आया या नहीं समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि पहला लेक्चर है इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा रिटेल बैंकिंग भी। अगर मुझे कोई इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल सजेस्ट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि इंप्रूवमेंट के साथ आऊँ अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।